केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस सनसनीखेज खुलासे की जिसने हिंदुस्तान की एजेंसियों को न सिर्फ चौकन्ना कर दिया है बल्कि ये समझने पर मजबूर कर दिया है कि आतंक की नई फैक्ट्री अब सरहदों से नहीं बल्कि पढ़े लिखों की आड़ में कमरों में बंद कैमरों के सामने खड़ी हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले बनाया गया आतंकी उमर का वीडियो इस बात का सबूत है कि आतंक की पाठशाला अब अनपढ़ों की नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड कट्टरपंथियों की नई नस्ल तैयार कर रही है। और यह सिर्फ एक आतंकी का आखिरी संदेश नहीं है बल्कि इस पूरे टेरर नेटवर्क की रिहर्सल टेप जैसा है। कौन निर्देश दे रहा था, किसके लिए बनाया गया था ये वीडियो, किस मकसद से रिकॉर्ड हुआ था, ये सवाल अब देश की सुरक्षा का असली फैक्टर बन गया है। खबर के इस पहलू पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं आज। दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और खतरनाक खुलासा हुआ है। पता चला है कि ये सिर्फ एक कार बम की कहानी नहीं थी। 8 दिन की छानबीन में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक डॉक्टर्स का ये टेरर नेटवर्क देश में हमास स्टाइल ऑपरेशन की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था। तस्वीरें, तकनीकी इनपुट और जब्त डिवाइस इस घटना को नया एंगल दे रहे हैं। जांच एजेंसियां कह रही हैं कि यह मॉड्यूल दिल्ली में ड्रोन बेस्ड ब्लास्ट की तैयारी में था, ठीक उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। व्हाइट कॉलर टेरर के नाम पर तबाही की कहानी लिखने की इस प्लानिंग पर क्या-क्या खुलासे हुए हैं ये भी बताएंगे। तीसरी खबर भी इसी से जुड़े खौफनाक खुलासे की है। अब साफ हो चुका है कि लाल किले पर हुआ मिशन D6 का पहला ट्रिगर था, एक ऐसा मिशन जिसके तहत बाबरी के विवादित ढांचे की डिमोलिशन का बदला लिए जाने की तैयारी थी और 6 बड़े शहरों को टारगेट के तौर पर लॉक किया गया था। और इस पूरी साजिश के केंद्र में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 महिलाएं थीं। जांच एजेंसियों ने शाहीन के फोन से जो डेटा निकाला है उसने आतंक की नई महिला ब्रिगेड का पूरा नक्शा खोल कर रख दिया है। अब जांच एजेंसियां लोकेशन, पेमेंट ट्रेल और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि शाहीन को आदेश कौन दे रहा था? इस खबर पर भी आपको अपडेट देने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात उमर के जिहादी मंसूबों पर हुए बड़े खुलासे की करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले वो सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, जिसका एक एक जवाब आपको अगले 45 मिनट में हम देने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या खतरा अभी पूरी तरह से टला है या नेटवर्क के बाकी सदस्य बड़े हमले की फिराक में? फरीदाबाद से 2900 किलो RDX पकड़े जाने के बाद कितने और विस्फोटक ठिकाने बचे? उमर जैसे डॉक्टर को सुसाइड बॉम्बर बनाया कैसे गया? पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश करना इतना आसान कैसे हो गया है? अभी कितने आतंकी डॉक्टर्स फरार हैं? यूपी में 200 कश्मीरी डॉक्टर्स पर आखिर नजर क्यों रखनी पड़ रही है? अल फला यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर टेरर फैक्ट्री कैसे चल रही थी? और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज क्या हो सकती हैं? इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी जैसे शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश टल गई, लेकिन इनका असल मकसद क्या था? 32 गाड़ियों से सीरियल ब्लास्ट की जो साजिश थी, क्या बाकी वाहन अभी भी शहरों में घूम रहे हैं क्या? 25 से 30 नामों वाली डायरी मिल गई है। इनमें से कितने आतंकी फरार हैं, कितने रडार पर हैं? उमर जैसे 7 से 9 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं जो जैश ए मोहम्मद के ISIS रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल में छिपे हुए थे। ये कैसे यहां तक पहुंचे, बाकी कहां छिपे हैं? और क्या भारत के अंदर इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर जैसा हमला करने की हमास वाली साजिश वाकई चल रही थी, जो खुलासा हुआ है? एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली की 5 अदालतों में बम धमाके की धमकी मिली। द्वारका कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट। आप तस्वीरें देख रहे हैं इन चारों कोर्ट्स की, और वहां पर मुस्तैदी दिखाई गई जैसे ही ये धमकी वाला कॉल आया। लेकिन इसका एक कनेक्शन भी है क्योंकि इनमें से एक पटियाला हाउस कोर्ट में
कल आतंकी आमिर की पेशी हुई थी। आतंकी आमिर डॉक्टर उमर का करीबी था, उसे भी कल इसी अदालत में लाया गया था और धमकी भी इसी अदालत को लेकर मिली है और भी कोर्ट को लेकर मिली है। और आज भी भारी सुरक्षा के बीच देखिए आमिर के अलावा उमर के एक और करीबी दानिश को भी पटियाला हाउस कोर्ट में ही पेश किया गया। दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आमिर की एनआईए रिमांड और दानिश की भी एनआईए रिमांड पर अब खुलासे हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों को पेश किया गया था। वहां कैसा माहौल था, आतंकी दानिश के हाव भाव कैसे थे, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जो वहां उस वक्त मौजूद थी। आगे की जो जांच है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो भी हो सकता है, जिसमें ये पता चलेगा कि किस किस के साथ जो है कांटेक्ट जो है वो हो रहा था, यानी दानिश जो है वो किसके साथ जो है वो संपर्क में था, क्या पाकिस्तान तक जो है वो तार जुड़े हुए थे, जैश के कौन कौन से कमांडर्स थे जिनके साथ जो है वो बात हो रही थी। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जो अभी हम कह सकते हैं इस पूरी जांच में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जगह जो है राज्य जो है माना जा रहा है। तो एक तरफ कोर्ट में दानिश की पेशी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की सुरक्षा भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई थी। दानिश की पेशी से पहले पूरा कोर्ट परिसर सैनिटाइज किया गया था, उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कोर्ट में बम की धमकी को लेकर वहां के वकीलों का यहां क्या कुछ कहना था वो भी सुनिए। देखिए, इस बार जिस तरीके से जो धमकी भरा ईमेल जिस तरीके से है, उसके बाद ये साकेत कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है। जो तो कुछ लोग भी वो भी यहाँ पर देखने के लिए पहुंच गए हैं कि क्या कारण हो सकता है। कुछ और भी वकील आ रहे हैं। सर, किस तरीके से अंदर की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग बातें हो रही है अंदर? भैया अंदर जो है स्थिति नॉर्मल है, अभी बॉम्ब स्क्वाड वगैरह जो भी कुछ आएगा अभी देखो क्या होता है। आपको कब पता चला और आप कहाँ थे उस समय? मैं जी मीडिएशन सेंटर में था, तो फिर उसके बाद मैं मीडिएशन सेंटर से बाहर आया, इन्फॉर्मेशन आई तो मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ। अच्छा, तो ये देखिए किस तरीके से मैं अपने विजय से कहूंगा कि जरा सा पैन करके दिखा दीजिए कैमरा की साकेत कोर्ट परिसर के बाहर की किस तरीके से स्थिति है। और लगातार योग है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो वकील है उनका सब कहना है कि हम अपने चैम्बर में थे, अपनी जो रोजाना की प्रक्रिया होती है, काम होता है, उन्हें कर रहे थे। मैम, क्या नाम है आपका और उस समय आप कहाँ थे जब इस तरीके से मेल के बारे में आप लोगों को पता चला? सर, मैं लाइब्रेरी में थी। तो अभी अंदर की क्या स्थिति है? नॉर्मल है सर। कुछ और भी वकील है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी फिलहाल आप अंदर से आ रहे हैं, अंदर की क्या स्थिति है? सर, डर का माहौल है, बस यही है। अब तो यही पता नहीं कहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड है, कहाँ पे क्या है, कुछ पता। और एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जो आपको बताएं ईडी 25 जगहों पर छापेमारी कर रही है। अल्फला से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली और दूसरी जगहों पर 25 जगहों पर देखिए छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी ये छापेमारी कर रही है क्योंकि मनी ट्रेल को लेकर भी शक जाहिर किया जा रहा है। तो आतंक के व्हाइट टेरर मॉड्यूल की कब्र खोदने का इंतजाम ऐसा लग रहा है कि कर लिया गया है। देश के 5 राज्यों में 25 ठिकानों पर ईडी एक साथ छापेमारी कर रही है। कौन कौन से प्रदेशों में ये छापेमारी चल रही है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये वो जगह हैं जहां पे छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर औपचारिक रूप से केस दर्ज कर लिया है। सुबह 5 बजे से ये छापेमारी चल रही है। कुल 25 ठिकानों पर एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की गई है। अब एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के लिए ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, तो वहीं जांच एजेंसियां दिल्ली धमाके से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल करने के लिए चप्पे चप्पे पर जांच कर रही हैं। आज शाहीन बाग में भी तस्वीर देखिए जहां पर रेड मारी गई है, जहां से पुलिस इस नेटवर्क के तार तलाशने में जुटी है। शाहीन बाग की तस्वीर है जहां आज रेड पड़ी है और अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी हो रही है। जहां से भी कोई जानकारी मिल रही है, लिंक सामने आ रहा है, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। जम्मू के SMGS हॉस्पिटल में ये देखिए मैनेजमेंट ने लॉकर्स की तलाशी ली है और सभी लॉकर्स को खुलवा कर उनकी तलाशी ली गई है। आपको ध्यान देना होगा, ऐसा ही एक लॉकर जहां पर तलाशी हुई थी तो पुलिस को AK-47 मिली थी अनंतनाग में, जिसके बाद से इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। ऐसे में जम्मू के SMGS कॉलेज के लॉकर्स की चेकिंग कैसे चल रही है आप देखिए, रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे।
इस वक्त हम जो है SMGS हॉस्पिटल जम्मू में मौजूद हैं, जहां पर लॉकर्स की चेकिंग जो है वो लगातार यहां पर जारी है। और हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह भी मौजूद हैं। सर, लगातार जो लॉकर्स की वेरिफिकेशन हो रही है, रीअलॉटमेंट हो रही है, जिस तरह हमने देखा कि GMC अनंतनाग के लॉकर से एक वेपन भी मिला, उसके बाद से हाइटन किया गया है सिक्योरिटी ग्रिड भी। हाँ, डेफिनेटली। देखो, ये तो रूटीन प्रोसेस होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कि किसको आपने लाकर दिया है, कब दिया है, क्योंकि यहाँ स्टाफ चेंज होता रहता है। पीजी जाते हैं, दूसरे फर्स्ट ईयर पीजी आएंगे, फिर सेकंड ईयर में जाएंगे, फिर फर्स्ट ईयर आएंगे, तो सबको हमें अकोमोडेशन ये चीज़ें रखने के लिए ये हमारी ड्यूटी होती है। तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम हमारे पास था, लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है तो थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट भी एग्रेसिव हो गई, हम लोग भी एग्रेसिव हो गए। हम थोड़ा सा इसको और इंटेंसिव तरीके से कोई टीम गठित की गई है जिसकी? बिल्कुल, हमने इंटरनल अपने अस्पताल की टीम बनाई है, जिसमें एक सिक्योरिटी चीफ रहता है, मैट्रन हमारी रहती है, नर्सिंग चीफ रहती है, हमारा CMO रहता है। तो ये वार्ड टू वार्ड, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हर लाकर को चेक करके रीअलाटमेंट करते हैं कि दूसरे किसको दिया है, और उसको जिसको दिया है उसका नाम, नंबर, डेट सब कुछ हमने लिख के रखी है। सर, जब चेकिंग की जाती है क्या कुछ वीडियोग्राफी भी की? अगर हमें लगता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है फिर तो वीडियोग्राफी भी, हमारा फोटोग्राफर साथ में ही है डिपार्टमेंट का, उस वीडियो भी। देखिए, देश के कई राज्यों में ये छापेमारी सिर्फ इसलिए चल रही है जिससे कि आतंक को 100% न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि ये आतंकी विचारधारा देश के अंदर छिपे कट्टरपंथियों के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही है। और इसके सबूत इस वीडियो से मिलते हैं जो आतंकी डॉक्टर उमर ने, ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये फिदायीन हमला करने से पहले बनाया था ये वीडियो, और इसमें सुसाइड बॉम्बिंग को जायज भी ठहराया गया था। इस वीडियो में आतंकी उमर ने जो कुछ बोला उसके एक एक शब्द से उसकी ब्रेन मैपिंग करते हैं। आतंकी उमर ने इस वीडियो में कहा है कि फिदायीन हमला शहादत के लिए एक ऑपरेशन है। इसका मतलब साफ है कि वो खुद को एक फिदायीन हमले के लिए तैयार कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। दूसरी बात उसने कही कि फिदायीन हमला एक संगीत की तरह है, मतलब साफ है कि उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका था। तीसरी बात उसने कही कि एक खास स्थिति में फिदायीन अटैक होता है, इसका मतलब यह है कि वो एजेंसियों के डर से जल्दबाजी में धमाका करना चाहता था। और चौथी बात उसने कही कि हमारे पास अभी धमाका करने की स्थिति नहीं है, मतलब प्लानिंग के साथ फिदायीन हमले का वक्त नहीं था। ये वीडियो साक्ष्य ये बताता है। लेकिन आतंकी डॉक्टर उमर ने धमाका किया और उसकी एक करतूत देखिए, CCTV में कैद हो गई है। कैसे दुकान पर पहुंचता है, फोन रिचार्ज करवाता है, ATM पर स्पॉट किया जाता है, फिर बदरपुर टोल प्लाजा पर दिखाई देता है, आसिफ अली रोड पर उसे स्पॉट किया जाता है, उस गाड़ी को स्पॉट किया जाता है, लाल किला पार्किंग में वो गाड़ी दिखाई देती है, और उसके बाद मस्जिद के बाहर इसे देखा जाता है उमर को। आतंकी उमर ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। आज पूरा देश इस बात को जान चुका है और आतंकी उमर ने हमला करने से पहले वीडियो बनाकर खुद इस बात को साफ कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो आज पूछे जाने ही चाहिए। सवाल है कि क्या ये वीडियो धमाके से पहले रिकॉर्ड किया गया था, और क्या इससे हमले की प्री प्लानिंग साबित होती है? उमर जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर्स को कैसे जिहादी विचारधारा की ओर खींचा गया, इसके पीछे कितने मॉड्यूल एक्टिव हैं, यह भी समझना होगा। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत मिशन बताया जा रहा है। ऐसे में इन कट्टरपंथियों का ब्रेन वॉश कैसे रोका जाए, कैसे इन पर नकेल कसी जाए? क्या सरकार को अब कट्टरता फैलाने वाले ऑनलाइन कंटेंट पर भी सख्ती करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए बताइए? ये वो सवाल है जिनका जवाब तलाशना होगा। आतंकी उमर का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो फिदायीन हमले को जस्टिफाई कर रहा है। ये भी एक तरह का ब्रेन वॉश पैटर्न है, जहां आतंकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। इस बात को भी पिन पॉइंट करना जरूरी है। बाकी एक पढ़े लिखे जिहादी की मानसिकता क्या होती है, एक्सपर्ट्स ने उनकी ब्रेन मैपिंग की है, सुनाते हैं आपको क्या कहा है। जो भी व्यक्ति अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में किसी भी मदरसे से जुड़ा रहा है, उसको ये अवश्य बता दिया जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, काफिर को मारना जायज है, उसके सामान और औरतों को लूटना माले गनीमत है। अब ये बात पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में बचपन में रहती है। उसके बाद डॉक्टर उमर नबी जैसे लोग जानते हुए भी
कि सुसाइड बॉम्बिंग न तो डेमोक्रेटिक है न सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब किसी खास उद्देश्य या मिशन के साथ किसी खास जगह पर किसी खास समय पर ये की जाती है तो ये शहादत हो जाती है। पुलवामा का सुसाइडल अटैक हो या फिर अभी दिल्ली का जो सुसाइड अटैक उमर ने किया है, इन सब अटैक्स के बाद में एक ना एक छोटा वीडियो इन आत्मघाती जो मिलिटेंट्स हैं इनका निकल के जरूर आता है। और बेसिकली ये होता है कि मोटिवेट करने के लिए दूसरे लोगों को या वो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए। अब अगर पाकिस्तान इन सब लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, हवाले के माध्यम से स्लीपिंग सेल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो भारत के अंदर वो जनरेट किए गए हैं, चाहे वो गलत तरीके से जिहाद का नाम लेके, जबकि कुरान के अंदर इस जिहाद को जिहाद नहीं माना जाता। समाज में आतंकियों को लेकर कहा जाता है कि ये अशिक्षित हैं, इसलिए इन्हें बरगलाना आसान है और इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा को एक एंटीडोट माना गया था। लेकिन अगर पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशे से जुड़े लोग भी फिदायीन बनने लगेंगे तो अब ऐसी सोच की जड़ पर बड़े प्रहार की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। बंद कमरा, पीछे टंगी काली कमीज और चेहरे का भाव शून्य। ये दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर उन नबी का वीडियो है जो उसने दिल्ली धमाके से पहले बनाया था। तस्वीरों में उसके चेहरे का भाव पढ़ना बड़ा मुश्किल है। वो इस वीडियो में अपने आतंकी मंसूबों को बयां कर रहा है। उमर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था। वीडियो में उमर ने आत्मघाती हमला करने की पैरवी की। जिहादी विचारधारा को वो बढ़ावा देते दिखा। उसने आतंकवादी गतिविधियों को जायज ठहराया। सुसाइड अटैक को इस्लाम में जायज ठहरा रहा है। उमर का ये वीडियो कट्टरपंथी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उमर ने जिहाद के लिए मौत को ही अपनी मंजिल बना लिया था। दिल्ली धमाके से पहले बने इस वीडियो में उमर ने क्या कहा, पहले वो समझते हैं। ये शहादत के लिए ऑपरेशन है, ये संगीत की तरह है। इसके पीछे कई विरोधाभासी तर्क दिए जाते हैं। फिदायीन हमले को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। ये शहादत के लिए ऑपरेशन होता है जब एक इंसान ये सोच लेता है कि वो एक निश्चित जगह पर और एक निश्चित समय पर मरने के लिए जा रहा है, तो वो इस सोच के खिलाफ जाता है कि कोई इंसान एक खास सिचुएशन में मरने के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि उमर पूरी तरह कट्टरपंथ की जकड़ में था। वो बेहद साफ अंग्रेजी बोल रहा था। वो बेहद शांत और आराम से ये वीडियो बनाते दिखा। एक पढ़े लिखे शख्स का ऐसे आतंकी हमले के पहले का वीडियो बताता है कि वो अपने इरादों को लेकर कितना तैयार था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो टेरर मॉड्यूल का प्रचार प्रसार कर रहा था? उसने ब्लास्ट से पहले ये वीडियो बनाया क्यों? इसका मतलब क्या है? उमर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। उसने जल्दबाजी में धमाका कर दिया। एजेंसियां आतंक के जाल का पर्दाफाश कर चुकी थी। उमर अपने प्लान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके बाद उमर ने लाल किले के पास धमाका कर दिया। वहीं लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच के दौरान पुलिस को कुछ चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। पुलिस ने लाल किले के पास मोबाइल टावर से डम डेटा उठाया। उसकी मदद से कई तकनीकी जानकारियां सामने आई। आतंकी हमले वाली जगह पर 68 संदिग्ध नंबर एक्टिव थे, जिस पर पाकिस्तान और तुर्की से कॉल आई थी। पुलिस एक्टिव मोड में है। इंटरनेट रूटिंग की जांच तेज हो गई है। सूत्र बताते हैं कि संदिग्ध नंबरों पर धमाके से ठीक पहले भारतीय नेटवर्क पर असामान्य डेटा स्पाइक हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने अब अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में कई इस्लामिक देशों का कनेक्शन सामने आया है। तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, मलेशिया, मालदीव। तो ये वो 7 मुल्क हैं जिनके बॉर्डर में भारत के खिलाफ हो रही साजिशों की स्क्रिप्ट को फाइनल किया गया। लेकिन भारत की जांच एजेंसियों ने आतंक पर ऐसी चोट की कि उसकी स्क्रिप्ट, उसकी साजिशें सब उल्टी पड़ गई और पूरे टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हो गया। लेकिन अपनी चाल को नाकाम होता देख ये दहशतगर्द अब दूसरी गिदड़ भपकी पर उतर आए। आतंकी संगठन जैश के मेल से दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये वही आतंकी संगठन है जिसकी ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी धुलाई हुई कि उसकी रूह कांप गई। लेकिन उसके बाद भी ये सुधरा नहीं। उसकी हर चाल का खुलासा हो चुका है। ऐसी नापाक चाल से इसने अपनी कब्र के लिए खुद ही ताबूत तैयार कर लिया है। भारत अब इसे किसी कीमत पर बख्शेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो व्हाइट कॉलर टेरर के पूरे नेटवर्क का ध्वस्तीकरण चल रहा है, लेकिन अब उस साजिश का भी पर्दाफाश हो रहा है जिसे सुनते ही आपको आश्चर्य होगा कि अगर हमारी जमीन के अंदर कितना बारूद भरा जा रहा था और अगर समय रहते इसे ना पकड़ा जाता तो क्या से क्या हो सकता था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम बताते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश को दहलाने के लिए हमास का आतंकी आइडिया कॉपी पेस्ट करने की बड़ी प्लानिंग चल रही थी। व्हाइट कॉलर के भेष में आतंकी पूरे देश के अंदर बारूद की कालिक पोत देना चाहते थे। ये इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर जैसे हमले का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। ये आपको उसी हमले की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। इस पूरे प्लान का एक रन ऑर्डर क्या था, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं फटाफट। आज कोर्ट से 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजे गए दानिश का 7 अक्टूबर प्लान पर बड़ा खुलासा है। दानिश उमर के साथ प्लानिंग में शामिल था। टारगेटेड ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी। दानिश ड्रोन, छोटे मिसाइल्स बनाने में माहिर था और ड्रोन के जरिए बम ले जाने की तैयारी थी। ड्रोन मॉडिफाई कर हमले का पूरा प्लान बनाया गया था। दानिश ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन अटैक करना इनकी प्लानिंग के तहत तय था। ज्यादा मौत और नुकसान का इनका मकसद था, जिसके तहत ये पूरी प्लानिंग कर रहे थे। ये पूरा खुलासा हुआ है और आतंकियों के फोन में हमास के 7 अक्टूबर वीडियो का भी पूरा एक डेटा आया है, आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां साजिश में शामिल आमिर पकड़ा गया, दानिश पकड़ा गया और ये वही दानिश है जो आमिर का भी करीबी है। एक दिन पहले आमिर पकड़ा जाता है और उसके बाद दानिश। और अब इन दोनों का इस पूरे टेरर नेटवर्क से क्या संबंध है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप इन 2 चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों चेहरे हमारे देश के अंदर 7 अक्टूबर जैसी साजिश रचना चाहते थे। जैसे इजराइल पर अटैक हुआ था वैसा करना चाहते थे। इस दानिश का बायोडेटा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। आतंकी हमलों के लिए तकनीकी मदद देता था। सामान्य ड्रोन को घातक हथियार में दानिश बदलने में माहिर था और हमलों के लिए रॉकेट भी तैयार करने में ये लगा हुआ था। उमर उन नबी के साथ ये साजिश रच रहा था, टीम में शामिल था। अंसार गजावत उल हिंद टेरर मॉड्यूल से दानिश जुड़ा हुआ था। दानिश ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम करता था, ये इसका कवर था कह सकते हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से ये कांटेक्ट में था। ये सब आपस में जुड़े हुए थे। अब आपको सीधा इस दानिश के घर लेकर चलते हैं जहां हमारी एक टीम मौजूद है। ग्राउंड से क्या इनपुट्स आ रहे हैं सुनवाते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। अगर मैं ये कहूं तो मैं बिल्कुल शायद गलत नहीं हूं, क्योंकि उसका कमरा नंबर 13 और इस कमरा नंबर 13 से शुरू हुई वो साजिश जो साजिश पूरे देश में फैलने वाली थी। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि दानिश को 10 दिन की एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। आमिर नाम का वो शख्स जिसने i20 कार खरीदी थी, उसको भी एनआईए ने 10 दिन की कस्टडी में लिया है। यानी कि लंबी पूछताछ एनआईए करना चाहती है। देखिए, ये दानिश ही वो शख्स था जो इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर दिल्ली में हमास जैसा टेरर ऑपरेशन चलाना चाहता था। ग्राफिक्स के जरिए आपको हमास मॉडल और व्हाइट कॉलर नेटवर्क के बीच कुछ समानताएं बताते हैं। देखिए, हमास मॉडल जो है सुसाइड ड्रोन से हमला करते हैं और यहाँ पर ड्रोन बनाए जा रहे थे दिल्ली पर अटैक करने के लिए। उसी प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा था। दूसरी बात, हमास मॉडल में रिमोट से ड्रोन बम अटैक होते हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगहों को टारगेट किया जा रहा था। व्हाइट कॉलर नेटवर्क में ड्रोन से बम गिराए जाते थे हमास मॉडल के तहत और यहाँ मिसाइल बम बनाने की साजिश थी। ड्रोन से उन्हें गिराया जाना था। ज्यादा से ज्यादा नुकसान हमास मॉडल का भी कहीं ना कहीं केंद्र था और यहाँ व्हाइट कॉलर नेटवर्क में ज्यादा मौत, नुकसान, यही इनका मकसद था। तो ये हमास मॉडल पर ही काम कर रहे थे और उसी तरह ये पूरी प्लानिंग करने में लगे थे। अब आतंकियों के इस टेरर चैप्टर को लेकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत में भी हमास मॉड्यूल का कोई नामो निशान हो सकता है? क्या दिल्ली में भी हमास जैसा टेरर खेल खेला जा सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती है। उनके लिए उनको दक्षता लानी होगी। एंटी ड्रोन, जैमिंग और डिटेक्शन ऑफ ड्रोन के जरिए इसको नकारा जा सकता है और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी सभी को एक तालमेल बनाना जाएगा जिससे दक्षता होगी और इसको काउंटर किया जाएगा।
बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताएं फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सीक्रेट कोडवर्ड सब सामने आ गए हैं। बिरयानी और दावत, ये सीक्रेट कोडवर्ड्स थे जिनका इस्तेमाल हो रहा था। खाने के नाम पर आतंकी साजिश चल रही थी। बिरयानी का मतलब विस्फोटक था, दावत का मतलब हमला करने का दिन था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खाने के नाम पर ये आतंकी साजिश रची जा रही थी। बिरयानी और दावत का जिक्र यहां सामने आ गया है। इन कोडवर्ड्स में डॉक्टर का ये मॉड्यूल बात किया करता था। मुजम्मिल शकील, उमर उन नबी, शाहीना सईद और आदिल की चैट में इस बात का खुलासा हो गया है। और आपको थोड़ी और डिटेल दे देते हैं। और ये आदिल वही शख्स है जो इस टेरर नेटवर्क की सबसे पहली कड़ी था और अब इस कड़ी का आखिरी आदमी जो पकड़ा गया है उसका नाम दानिश है। अब इन दोनों में एक बेहद क्लोज कनेक्शन भी है और वो कनेक्शन ये है कि आदिल और दानिश दोनों का घर एक ही लोकेशन पर है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। ये पूरा कनेक्शन देखिए। आदिल पकड़ा गया, मुजम्मिल पकड़ा जाता है, शाहीन पकड़ी जाती है, उसका भाई परवेज गिरफ्तार होता है, आमिर पकड़ा जाता है और उसके बाद दानिश पकड़ा जाता है। और आदिल और दानिश पड़ोसी थे, एक ही इलाके में रहते थे। समझ रहे हैं आप, ये सब लिंक्ड हैं आपस में। और अब इसका बहुत बड़ा खुलासा है और एक तरह से आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। ये एक तरह का वैचारिक वायरस है जो कट्टरपंथ के जहर से भरा हुआ है और इसका सबसे पहला सिम्टम है आतंकवाद। और यही वजह है कि अब दानिश और आदिल के पूरे गांव को सैनिटाइज करने की जरूरत है। हमारे सहयोगी दानिश और आदिल के घर के बाहर पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हम इस वक्त डॉक्टर आदिल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और डॉक्टर आदिल वही शख्स है जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। डॉक्टर आदिल के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट आई है और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट को लेकर और पासपोर्ट एप्लीकेशन उनका प्रोजेक्ट हो चुका है। जिस एप्लीकेशन को लेकर पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पोस्ट को देने के लिए आए हैं। डॉक्टर आदिल को लेकर ये दरअसल पोस्ट है और आप देख सकते हैं नाम डॉक्टर आदिल आमिर के नाम से ये पोस्ट जो है वो आया हुआ है और पासपोर्ट को लेकर इन्होंने अप्लाई किया था। यानी कि पासपोर्ट को लेकर एप्लीकेशन उसी सिचुएशन में रिजेक्ट होता है जब पहले से ही आपका पासपोर्ट बना हो, आप कोई नया पासपोर्ट जो है वो डालने के लिए एप्लीकेशन दे, ऐसी परिस्थिति में आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि वो तमाम कोशिशें थी पासपोर्ट के जरिए भी यहाँ से क्या ये विदेश भागने की कोई नई कोशिश थी, इसको लेकर भी अब लगातार जांच एजेंसियां आगे की जांच पड़ताल कर रही हैं। देखिए, दिल्ली धमाकों को 8 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन इस टेरर नेटवर्क का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोजाना नए चेहरे पकड़े जा रहे हैं। ये टेरर नेटवर्क किसी बैक्टीरिया की तरह भारत की जमीन पर फैल रहा है, लेकिन अब इसके 100% कीटाणु मिटाने का समय आ चुका है। व्हाइट कॉलर टेरर का हमास प्लान क्या था? क्या गाजा की तरह दिल्ली को सुलगाने की तैयारी थी? किसके इशारे पर देश में ड्रोन से हमला होने वाला था? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का हमास कनेक्शन सामने आया है। सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 10 नवंबर की है, जब दिल्ली में आतंकी हमला हुआ जिसमें कार को बम से उड़ा दिया गया। दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 की है, जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था। आतंकी यहां पैराशूट से आए थे, रॉकेट लॉन्चर दागे गए थे। इन तस्वीरों को हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप भी इस टेरर मॉड्यूल की हमास सोच को बारीकी से समझ सकें। व्हाइट कॉलर टेरर को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। भारत पर हमास की तरह हमले की प्लानिंग थी। ड्रोन और रॉकेट से हमले की हो रही थी साजिश। ड्रोन को हथियार बनाकर विस्फोट की योजना थी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके का ब्लूप्रिंट तैयार था। यह साजिश इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से प्रेरित थी, जिसमें ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने खुलासा किया है कि जैश-ए-मोहम्मद का यह मॉड्यूल छोटे रॉकेट भी तैयार करने में जुटा था। एनआईए ने उमर के साथी
जसीर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जसीर बिलाल ने सारे राज उगल दिए। दानिश छोटे ड्रोन हथियार बनाने का एक्सपर्ट है। ड्रोन को मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव भी है। जसीर बिलाल उर्फ दानिश ने ही उमर की मदद की। आतंकी उमर के साथ मिलकर ड्रोन तैयार कर रहा था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये सभी आतंकी हमास मॉड्यूल पर काम कर रहे थे और भीड़ को निशाना बनाने की फिराक में थे ताकि तबाही भारी हो सके। ये सारी प्लानिंग जैश के इशारे पर की जा रही थी। हथियारों के लिए सारी फंडिंग भी जैश कर रहा था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में जैश का कनेक्शन सामने आया। उसने आतंकी लेडी ब्रिगेड तैयार की। दिल्ली धमाके के बाद जैश का एक ऑडियो सामने आया जिसमें उसने कबूल किया कि पैसे बहुत हैं, बस जिहाद की फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। लेकिन याद रखना पैसा हमारे पास इतना है तुम गिन नहीं सकते इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में। मसूद का ये ऑडियो इस बात का सबूत है कि वो कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था, पैसों का लालच देकर उन्हें जिहादी बना रहा था और पूरे हमास प्लान के तहत धमाके की तैयारी में लगा था। जांच एजेंसियों ने आतंकी इस चाल को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हमास की सोच में जिहाद का मिश्रण बताते हैं कि इसमें टारगेट एक ही है और वो है भारत की जमीन, जहां ये आतंकी फिदाइनों की फौज खड़ी करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा चेहरा है ये दोनों, शाहीन और मुजम्मिल, जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। ये नई तस्वीर अब जांच एजेंसियों के हाथ लग चुकी है। ये बीते 25 सितंबर की तस्वीर है जब इन दोनों ने मिलकर फरीदाबाद से ब्रेजा कार खरीदी थी। ये आप देखिए, ये गाड़ी रिसीव कर रहे हैं, ये उसी की तस्वीर है। और गौर से देखने पर आप समझ जाएंगे कि ये कार सफर करने के लिए नहीं बल्कि जिहादी मंसूबों को पूरा करने के लिए खरीदी गई थी, क्योंकि ये आतंकियों की वही कार है जो अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर से मिली थी। एक तरफ आपको 25 सितंबर की तस्वीर दिख रही है और जब शाहीन और मुजम्मिल ने ये गाड़ी खरीदी थी, तो वहीं दूसरी तरफ 13 नवंबर की तस्वीर है जब जांच एजेंसियों ने अल फला के अंदर से इस कार को जब्त किया था। ये दोनों तस्वीरें देखिए और इसी मंसूबे से ये गाड़ी खरीदी गई थी। शाहीन एक तरफ धमाका करने के लिए कार खरीद रही थी, तो दूसरी तरफ वो मानव बम तैयार करने के लिए एक्टिव हायरिंग भी कर रही थी। वो मिशन काफिर के तहत फिदाइनों की एक फौज तैयार करना चाहती थी। ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल्स आपको देते हैं। शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी। मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को ये टारगेट कर रही थी। व्हाट्सएप चैट से ये खुलासा हुआ है। मानव बम के लिए विस्फोटक मंगवाए जा रहे थे। कोडवर्ड रखा गया था मुजाहिद जंगजू, जिसका मतलब है सैनिक या युद्ध पसंद करने वाला। इसके साथ ही इसे तलाकशुदा महिलाओं की तलाश थी। पति बच्चों से दूर रहने वाली महिलाएं इसे पसंद थी। 14 से 18 साल की लड़कियों को चुना जा रहा था। इमेच्योर हैं, बातों में आ जाएंगे इस हिसाब से, कम उम्र में, क्योंकि ब्रेन वॉश आसान समझ रही थी शाहीन। कट्टरपंथी लड़कियों को पहला टारगेट बना रही थी। लड़कियों की भर्ती का पूरा जिम्मा शाहीन के पास ही था। ऑपरेशन का नाम इसने मिशन काफिर रखा था। मिशन काफिर के तहत ये लड़कियों के खोज में लगातार लगी हुई थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। यूपी मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। धमाके में शामिल शाहीन का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो है, जिसके तहत डॉक्टर को मान्यता मिलती है, वो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है शाहीन का। यूपी मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। तो शाहीन को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शाहीन ही वो मास्टरमाइंड थी जिसे पूरी लड़कियों की, महिलाओं की जिहादी ब्रिगेड खड़ी करने का जिम्मा दिया गया था और इसके लिए वो लगातार एक्टिव थी। और क्या क्या खुलासे उससे जुड़े हुए हैं, रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दें। कौन है टेरर मॉड्यूल की मैडम एक्स? कौन है टेरर मॉड्यूल की मैडम जेड? शाहीन तक कौन पहुंचा रहा था ऑर्डर? इन सभी सवालों के परतों को जांच एजेंसियों ने उधेड़ कर रख दिया है।
आतंकी शाहीन को लेकर कई खुलासे हुए हैं। लाल किले के बाहर हुआ यह धमाका कोई साधारण हमला नहीं था। यह था D6 मिशन का पहला कदम, यानी बाबरी ढांचे के बदले की साजिश। मतलब शाहीन का लक्ष्य 6 दिसंबर को हमला करना था। देश के अलग अलग 6 शहरों में हमले की प्लानिंग थी। आतंकी हमलों के बाद नेपाल भागने की फिराक में थे। शाहीन से मिले दस्तावेजों में D6 मिशन का जिक्र है। इसे बाबरी का बदला मिशन बताया गया है। इस आतंकी मिशन और साजिश के केंद्र में अब खड़ी हैं 3 महिलाएं। शाहीन शाहिदा, मैडम एक्स, मैडम जेड। शाहीन के चैट बॉक्स में मैडम एक्स और जेड का जिक्र है और सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज इसी नंबरों से आते थे। इस बात का खुलासा शाहीन के व्हाट्सएप डेटा खंगालने के बाद हुआ है। ये कोड नेम उतने ही खतरनाक है जितने खतरनाक थे आतंकी शाहीन के मंसूबे। जांच एजेंसियां शाहीन के इस आतंकी टट्टुओं को तलाश रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि बातचीत में मेडिसिन शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ। शक है कि यह शब्द विस्फोटक का कोड वर्ड हो सकता है। मैडम एक्स की ओर से आए एक मैसेज में लिखा था, ऑपरेशन के लिए मेडिसिन कम नहीं पड़नी चाहिए। ऑपरेशन का इस्तेमाल हमले का कोड हो सकता है। आतंकी शाहीन के चैट्स में ऑपरेशन हमदर्द का भी जिक्र है, जिसकी 3 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं टारगेट। दूसरी कैटेगरी बुर्का न पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां टारगेट। तीसरी कैटेगरी विचारों से कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियां टारगेट। शाहीन के फोन से मिले सबूतों ने आतंक के नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया है। ऑपरेशन हमदर्द नाम के इस कोड वर्ड का इस्तेमाल महिला आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा था। अब इन दोनों नंबरों की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और पेमेंट पैटर्न्स खंगाले जा रहे हैं। शाहीन को मैडम सर्जन कहकर बुलाना, हमलों को ऑपरेशन, विस्फोटकों को मेडिसिन और भर्ती को हमदर्द ऑपरेशन कहना, ये साफ संकेत है कि नेटवर्क बेहद संगठित, पेशेवर और खतरनाक था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इतना बड़ा खुलासा हो गया, इतनी कड़ियां खुल रही हैं, इतने चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासत होना शुरू हो गई है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद ने आतंकियों से हमदर्दी जताना शुरू कर दिया। इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये भटके हुए लोग हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों पर इमरान मसूद का विवादित बयान आ गया। कह रहे हैं कि भटके हुए लोग हैं। कवर फायर करते इमरान मसूद दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको जरा सुनवाते हैं, क्योंकि अब आतंकियों से भी हमदर्दी जताई जा रही है। बयान जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। तो ऐसे आतंकियों को भटके हुए लोग कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा इस्लाम में नहीं कहा गया है, आत्महत्या सही नहीं ठहराई गई है इस्लाम में। इमरान मसूद के बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी भड़कती दिखाई दे रही। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता रहे हैं, ये कहा है बीजेपी ने कि कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज हो गया है। बीजेपी ने पूछा है कि इमरान बताएं किसने गुमराह किया है, जिसे भटके हुए लोग कहा जा रहा है, किसने भटकाया, किसने गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी अब ये पूछ रही है। इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला ने कैसे प्रश्न किए, सुनवा रहे हैं आपको। किसने मिसगाइड किया था? इमरान मसूद ने। कौन मिसगाइड करता है? जो उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों को मिसगाइड करने का काम इमरान मसूद बताएं कौन करता है, उसको सामने ले आए दुनिया के सामने। आप जो हैं बारंबार इमरान मसूद और कांग्रेस के जो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, उसके नेता जो हैं लगातार जिहादियों के लिए कवर फायर देते हैं। कवर फायर देना बंद करें। तो
सियासत एक तरफ हो रही है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आपने देखा जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश जांच चल रही है, लेकिन अब जांच का दायरा और बढ़ गया। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली जांच मामले में मुंबई में अब महाराष्ट्र में एक्शन तेज हो गया। मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई की अलग अलग जगहों पर एक्शन हुआ है। तीनों संदिग्ध शिक्षित और संपन्न परिवार के हैं। देखिए, ये वही पढ़ा लिखा वाला मॉड्यूल एक्सपोज हुआ है। मुंबई तक अब जांच का दायरा पहुंच चुका है। मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो इससे पहले जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब मुंबई से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 3 लोग मुंबई से भी पकड़े गए। इनके बारे में क्या जानकारी अब तक निकल कर आई है? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिल्ली ब्लास्ट सिलसिले को लेकर 3 लोग को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आज दोपहर तकरीबन बताया जा रहा है कि तीनों लोग को हिरासत में लिया है और तीनों को अलग अलग ठिकानों से लेकर आया गया है और वहां पर बयान लिया जा रहा है। हालांकि ये संदिग्ध है, ये मुंबई पुलिस का कहना है, लेकिन इसी को जांच कड़ियाँ कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। और जो बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं और पैसे वाले हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर का टेरर का आया था सामने, उसको देखते हुए कहीं मुंबई पुलिस कहीं एक्शन मोड में है और लगातार इस मामले को लेकर कहीं कहीं नजर बनाए हुए हैं। इसी सिलसिले में 3 लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि मुंबई कनेक्शन अब सामने आ गया। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये 3 लोग संपन्न परिवारों के। सत्यप्रकाश, जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, यही मोडस ऑपरेंडी है। जो अच्छे संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका भी ब्रेन वॉश हो रहा है। उसी सिलसिले में लग रहा है कि यहाँ भी उसी तरह का मॉडल कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड था और यही वजह कि 3 लोग संपन्न परिवार के बताए जा रहे हैं। जी हाँ, मुंबई पुलिस कहना है कि जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कहीं मुंबई पुलिस एक्शन मोड में है। एटीएस के साथ साथ मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम लगातार सोशल मीडिया के जरिए कहीं के नज़र रखे हुए हैं और लगातार ज़्यादातर जो पैसे वाले, जो व्हाइट कॉलर हैं, उन पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और जिस तरह से पूरा प्लान के तहत किया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार मुंबई पुलिस कहीं के नज़र बनाए बैठी हुई है। और इसी सिलसिले में प्रकाश, आप बता रहे हैं कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, नजर बनाए हुए मुंबई पुलिस। अभी पूछताछ चल रही है, क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर रहने वाली। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो लगातार दिल्ली ब्लास्ट मामले में अपडेट्स आ रहे हैं, इस पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश विद्रोह की आग में जल रहा है। कहीं गोलीबारी और बमबारी, तो कहीं आगजनी, तो कहीं पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए ये तस्वीर सबसे पहले, कैसे आवामी लीग के कार्यकर्ता और हसीना के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मशाल जलाकर ये यूनुस सरकार का विरोध जता रहे हैं। हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश के कई शहरों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, सड़कों पर आप देखिए आगजनी हो रही है, हिंसा भड़कती दिखाई दे रही है, क्योंकि हसीना को सजाए मौत का ऐलान जब से किया गया है तब से बांग्लादेश की सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं अवामी लीग के। और ये सड़कों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों में अलर्ट जारी किया गया और अब अवामी लीग ने बंद भी बुलाया है। तो आप समझिए कि 50 से ज्यादा घायल हो चुके हैं अब तक की हिंसा में। लेकिन ये मुसीबत अभी टलने वाली नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा भड़क गया। हसीना को सजा के ऐलान के साथ ही लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। कल ऐलान हुआ और आज भी वैसा ही माहौल बांग्लादेश में देखा जा रहा है। पुलिस ने देखिए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां, साउंड ग्रेनेड, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं। उनके प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं, उनका गुस्सा थम नहीं रहा है। जिस तरह का फैसला लिया गया उसके खिलाफ उनकी नाराजगी देखी जा रही है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो ये बता रही है कि गुस्से से भरे लोग इस फैसले को मंजूर नहीं कर रहे हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बमबाजी, आगजनी, पथराव और लूट की ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां एक बार फिर हिंसा भड़क चुकी है। कई जगहों पर भारी तबाही मची है।
धान मंडी, मीरपुर, गुलशन, ढाका, इन सभी जगहों पर हालात खराब हैं। ये हालात ऐसे ही खराब नहीं हुए हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक के एक फैसले ने यहां जंग की नई क्रांति छेड़ दी है। दरअसल कल पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई और इसी फैसले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। जुलाई 2024 में हिंसा के दौरान हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा गया। असदुज्मान को भी कोर्ट ने 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्मान खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। तीसरे आरोपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल हुई है। कोर्ट के फैसले से पहले ढाका में बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। इस हिंसक झड़प में कई लोगों की जान चली गई है। हिंसा को बढ़ता देख यूनिस सरकार ने पुलिस के साथ सेना को भी सड़कों पर उतार दिया है। हाई कोर्ट के पास भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सड़कों पर टैंक भी उतारे गए हैं। शेख हसीना पर 5 आरोप हैं। आरोप 1, हत्याओं का आदेश देना। आरोप 2, भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। आरोप 3, न्याय में बाधा डालना। आरोप 4, छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। आरोप 5, चंखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना। अब शेख हसीना आरोप 1, आरोप 2 और आरोप 3 में दोषी पाई गई है, जिसके बाद उन्हें पहले और दूसरे आरोपों में मौत की सजा मिली है। अब इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा और तेज हो गई है। हिंसा को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। ढाका समेत कई शहरों में फोर्स की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों पर शूट एंड साइट का ऑर्डर है। शेख हसीना पर आए फैसले से बांग्लादेश एक बार फिर दहल गया है और यहां फैली हिंसा एक बार फिर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में जान फूंकती है और यूनुस सरकार की घबराहट बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बताएं, हिंसा की तस्वीरों के साथ अब अवामी लीग ने बंद का आह्वान किया है। बांग्लादेश में इस बंद का क्या असर रहता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।